हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? हैं बढ़िया, मजे चल रहे हैं, जीवन के आनंद उठा रहे हो, बैठे बैठे हैं फोन चला रहे हो दिन भर हैं। जो मास्टर पहले बोल रहा था फोन यूज नहीं करना है, आज वही बोल रहा है फोन यूज करो दबा के हैं। चलो बढ़िया हो हैं, मैं तो नहा के आया हूँ, महसूस हुए हैं। चलो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो समझो ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखो बहुत ही सिंपल बात है। आप लोगों को मैंने एक सेल पढ़ाया था, गैल्वेनिक सेल, याद है सबको? ये देखो ये था गैल्वेनिक सेल। आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, दो कंपार्टमेंट होते थे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या था, जिंक की रोड आपने डुबाई थी, और इसमें सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पे ये तो जिंक की रोड है। यहाँ पर क्या भरा था तुमने, ZnSO4, ठीक है। यहाँ पे भी तुमने रोड डुबाई थी, ठीक है। बताओ ये रोड किसकी थी, कॉपर की, और सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का। तुमने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था ना, तो जोड़ दिया, और यहाँ पर तुमने ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। इस सेल को हमने बताया था। तो एक चीज हमने क्या देखी थी इसके अंदर, कि जो भी जिंक है, जिंक और जो भी सॉल्यूशन है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इधर वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्या करता था यहां से, भाई यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, Zn2+ था, और रोड क्या थी, जिंक थी। तो जिंक ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसका मतलब सॉल्यूशन ने क्या दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे, इधर क्या होता आते इधर चले गए थे, और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। तो इसका मतलब हुआ क्या, कि सॉल्यूशन में जो धातु है, जो मेटल है, वो क्या कर रही है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन दे रही है, या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले रही है। वापस सुन लेना, मैंने कहा इन इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन का देना हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का लेना हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रोड पर यही इलेक्ट्रॉन का लेना और देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस सुन लेना, इन इलेक्ट्रोड पर या तो इलेक्ट्रॉन लेना या देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? तो मुझे एक बात बताओ, ये मेटल और ये विलियन सॉल्यूशन, तो मैंने कहा मेटल और सॉल्यूशन, ठीक है, इनके बीच में एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लेने देने से एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। वापस ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैंने कहा धातु और विलयन के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भैया, छोड़े जाते हैं सॉल्यूशन में, तो उससे क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, पोटेंशियल उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गई यहां तक बात? मैं वापस से डेफिनेशन को दोहरा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, जब मेटल और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो पोटेंशियल पैदा होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे धातु और विलयन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो विभव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या, अच्छे से? चलो जी, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। आई थिंक समझ गए होंगे आप, है ना, ठीक है। अब बात आई कि आप एक बात तो जानते हो कि एक जगह इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और एक जगह इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं वो चीज क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। और जहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, गेन कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो देखो इसलिए इलेक्ट्रोड विभव को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं जी, 2 पार्ट। पहला पार्ट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक सेकंड, वाटर ज्यादा हो गया यहां पे। चलो, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोड का, जो एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो होता है
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हो गया अपचयन विभव। समझ में आ गई बात? चलो आप यहां तो जाते हो, यहां पर क्या जानते हो, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव वाला पार्ट कहलाएगा। और यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट मान सकते हो। यहां पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो हम ऑक्सीकरण विभव कौन से पार्ट को कहेंगे भैया, जहां पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, अपचयन विभव कहलाता है। समझ में आ गई यहां तक बात? मैं वापस दोहरा रहा हूं, जिन बच्चों को भी नए नए जुड़े हैं ना, कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आते नहीं है, लेट हो जाते हैं, तो उनके लिए है, मैं वापस से दोहरा देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चीज क्या होती है भाई, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, मेरे पास ये सेल है, ये एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये किस सॉल्यूशन में, ZnSO4 में। ये किस में, कॉपर सल्फेट में। ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, लवण सेतु लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा जिंक क्या करता है, मेटल अपने आयन को किस में देता है, सॉल्यूशन में। और कॉपर में क्या होता है, आयन कहां जाते हैं भाई, सॉल्यूशन क्या लेता है, आयन लेता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को दिए जाने की चीजों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। आप जानते हो, एक कंपार्टमेंट में एक जगह हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और दूसरी जगह हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ये लेना देना चलता रहता है। मैं अभी तो दे ही रहा हूं तुम्हें, तुम ले नहीं रहे हो बस। चलो नोट कर लो फटाफट। एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यहाँ पे पढ़ा रखा है। जिंक किसमें जाता है, Zn2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, सॉल्यूशन, विलीन। समझ में आ गई बात? अच्छा इधर बताओ, इधर क्या होगा, कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें चला जाएगा, कॉपर में। बताओ ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये क्या है, मेटल। तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो विभव उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल पैदा होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल लिया था मैंने, गैल्वेनिक सेल जब बनाया था तो जिंक से Zn2+ बनाया था। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, अपचयन विभव क्या बोले, जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जैसे कॉपर 2+ क्या ले 2 इलेक्ट्रॉन बनकर किसमें बदल जाए, कॉपर में। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो मिटा दूं इसको मैं, चलो मैं मिटा देता हूं इसको, नोट कर लो। कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना। आई थिंक आपको ये सब अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब बात ये है कि चलो ये तो ठीक है कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा भैया, है? तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जिसका कम होता है वो देता है। ये बात कैसे पता चलेगी, है ना। तो हुआ क्या कि अगर मुझे किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, क्या मैं सिंगल इलेक्ट्रोड का, क्या आया, क्या सिंगल इलेक्ट्रोड का, एकल इलेक्ट्रोड का
क्या मैं विभव निकाल सकता हूं? क्या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको ना, ईपी लिख दिया करूंगा, ठीक है ना आपसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकता हूं क्या? तो मैं किसी भी सिंगल का तो नहीं निकाल सकता। सर इसका मतलब क्या हुआ? समझो एक बात, आज 1 किलो का मतलब क्या होता है? सर 1000 ग्राम होता है। तुम्हें कैसे पता? कैसे आपने नापा है? अच्छा कैसे नापा है ये नहीं पता सर, कैसे नापा, बस ये पता है कि 1 kg होता है। मैंने तुम्हारा वेट कितना है? कैसे 60 kg। तुम्हें कैसे तुम्हारा वेट 60 kg है? कैसे बाट से नापा था, है ना, जो आता है ना तोला, उससे नापा था वेट मशीन से। अच्छा वेट मशीन का वेट ये तुम्हें 60 दिखा रही है, उसको कैसे पता तुम्हें वो 60 है? तुम नहीं, क्योंकि देखो जर्मनी में प्लेटिनम का कोई टुकड़ा रखा हुआ, वो 1 kg का मान लिया गया था पहले, बहुत टाइम पहले मान लिया गया, तो 1 kg का, वो खुद 1 kg का, उसको कैसे पता? नहीं पता, क्योंकि हमने माना है ना। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नाप सकते? नहीं नाप सकते, मैं बता ही नहीं सकता हूं कितना है उसका। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं एक आइडिया लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। भाई आज से 100 साल पहले किसी ने बोल दिया था कि 1 दर्जन में 12 केले आएंगे, है ना, बोल दिया था। अब बताओ जिसने बोला उसको क्या पता? उसको थोड़ी पता था, उसने बोल दिया कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो आज तक पूरी दुनिया उसी चीज को फॉलो करते आ रही है ना। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड मापन मेरे पास होना चाहिए जिसका मुझे पता हो, या नहीं पता हो तो मैं उसका 0 मान लूंगा। इसका 0 होता है तो इसके रेस्पॉन्स में किसी दूसरे का देखूंगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो मुझे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ये रहा गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल बना लिया है। ये जिंक की रोड है यहां पे, मुझे ये तो पता है जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, कोई बात नहीं, इतना तो मुझे आइडिया, ये लो जिंक है। अब मुझे ये निकालना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो यहां पर मैं एक वोल्टामीटर लगा दूंगा, है ना, इसको विभव मापी बोलते हैं। एक वोल्टामीटर सेट कर दूंगा जो रीडिंग बताएगा। इसकी रीडिंग कहां से कहां तक है? 0, इधर गए तो क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 2 3, और इधर चले गए तो -1 -2 और -3। समझ में आ गई बात? एक वोल्टामीटर लगाया मैंने और कुछ नहीं है। अब मान लो मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मुझे क्या पता इसका कितना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया मैंने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया हाइड्रोजन का। तो मैंने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। कैसे बनाया मैं अभी समझा दूंगा। मानक हाइड्रोजन विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बोलते ना, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैंने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, है ना, जिसका मैंने 0 मान लिया। कितना मान लिया? 0। तो सर ये क्या बात हो गई? एक बात बताओ, मुझे क्या पता इसका कितना है? इसका 100 हो, मुझे तो क्या करना है, इसका कितना मान लेना है? 0 मान लेना है इसका। तो भाई इसका 0 होता है कुल मिला के, ठीक है। तो मैंने इसको यहां लगा दिया, मान लो यहां लगा दिया, ठीक है, और इसको यहां से जोड़ दिया। समझ में आ रही बात मैं कैसे कर रहा हूं? चलो मान लो मुझे इसका निकालना है, तो बताओ इसका भी कितना है? 0। अब मीटर में कुछ भी दिखाएगा, या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जो भी दिखाएगा उसमें से 0 में से लेस कर दूंगा, या तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। समझ में आ रही बात? अरे मैंने बोला मान लो मैं इसका 0 मान लिया, इसका -1 मान लिया, तो बताओ और वैल्यू किस में आएगी? या तो माइनस में आएगी या फिर प्लस में आएगी। तो मुझे क्या करूंगा, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाते चलूंगा, जिंक का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, फ्लोरीन का, हर किसी का, लिथियम का, कोई इलेक्ट्रोड लगा दूं। यहां इसका कितना है? 0। या फिर एक बार उठा के इसको यहां लगा दूं, तो जब यहां लगाएंगे तो इधर का पता चल जाएगा, और यहां लगाएंगे तो इधर का पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने 0 मान लिया। अब इसके रेस्पॉन्स पे जो भी होगा मुझे 0 में से घटा के देख लूंगा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो एक बात ध्यान रखना, जब ये चीज की गई तो जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले थे, जो भी ऑक्सीकरण विभव वाले थे, उनका हमेशा नेगेटिव में आया, ठीक है, और जो भी अपचयन विभव वाले थे, रिडक्शन पोटेंशियल वाले थे, उनका हमेशा किस में आया? पॉजिटिव में आया। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है,
चलो समझते हैं आप, ढंग से समझते हैं। तो कुल मिला के सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला नहीं जा सका क्योंकि पता ही नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ा, इसके संदर्भ में, इसके रेस्पॉन्स में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना पड़ा। नाम लिख दिया था मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बनाना पड़ा, जिसका मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लिया, 0 मान लिया। समझ में आ गई बात। चाहे मैं इसको ऑक्सीकरण वाले पार्ट में रखूं, चाहे मैं इसको अपचयन वाले पार्ट में रखूं, दोनों तरफ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लिया गया, 0। इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मान लिया गया, 0 मान लिया गया। वापस सुन लेना, बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0। कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप के। कौन कौन से, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। दोनों तरफ से कितना मान लिया गया, 0 मान लिया गया। तो मैंने कहा चाहे तुम इसको एक बार ऑक्सीकरण विभव पर रख लो, ऑक्सीकरण वाले पार्ट पर रख लो, ऑक्सीकरण विभव करवा दो इसका, या इसको अपचयन विभव वाले पार्ट पर रख लो, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लो या इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा लो, दोनों ही काम करवा लो। दोनों तरफ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना माना गया, 0 माना गया। समझ में आ रही है बात यहां तक, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया होगा, मैं मिटा देता हूं। अब समझो ध्यान से, है ना, चीज को समझो। अब स्टार्ट होगा। तो देखो ऐसा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, है ना। क्या फॉर्मूला बनाया गया, समझना ध्यान से। फॉर्मूला बनाया गया कि अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है, ठीक है, अगर ई सेल बोल दूंगा इसको, अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। किस इसका मतलब क्या हुआ? अरे एक बात बताओ मुझे, आपको मैंने बता रखा था, याद है वो ट्रिक एलोन गैल्वेनिक सेल वाली। लेफ्ट साइड पे क्या रखते हो, एनोड, राइट पे क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर हो जाएगा कैथोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। किसका निकाला तुमने, ई सेल निकाला। तो ई सेल निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया गया कि आप इस फॉर्मूले को यूज करो, आप कैथोड में से एनोड को घटा दो। तो एक बात बताओ, मैंने यहां पे 2 चीजें की, ध्यान से सुनना। एक बार SHE को मैंने SHE को एनोड पे रखा और एक बार SHE को मैंने कैथोड पे रखा, ठीक है जी। तो देखो ये करने के बाद जो अज्ञात था, अननोन था, कौन था, अननोन वाला, अज्ञात वाले को। तो बताओ अज्ञात वाला कहां आएगा, अज्ञात वाला तुम रखोगे कैथोड पे, ठीक है। और यहां पे अननोन वाला किधर रखोगे, एनोड पे, ठीक है। अरे सिंपल सा है, देखो जिसको नहीं आ रहा, देखो ये गैल्वेनिक सेल बनाया याद है। अब मैंने क्या किया, ये यहां पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कौन सा है, हाइड्रोजन वाला है। इसे मैंने एक, और आप इलेक्ट्रिसिटी नापते हो ना, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी अगर नापनी हो तो वोल्टामीटर वगैरह यूज करते हो आप, है ना। देखो यहां पर मैंने ये ले लिया अननोन वाला। और एक बात आप तो जानते हो यार, इधर कौन होता है, रिडक्शन वाला होता है, और इधर वाला कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन वाला होता है। देखो इसका तो कितना है, 0 होता है। तो बताओ ये जो भी रीडिंग दिखाएगी, रीडिंग किसकी दिखाएगा, इधर वाले की दिखाएगा। समझ रहे हो ना। अरे देखो मैंने 2 कंपार्टमेंट बना लिए, एक कंपार्टमेंट किसको रखा मैंने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसका कितना होता है, 0 होता है। बताओ इसका कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल का, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग किसमें से घटा दूंगा, 0 में से। या तो रीडिंग ये पॉजिटिव आएगी या ये रीडिंग नेगेटिव आएगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना है, 0 है। समझ में आ रही है बात। चलो समझो ध्यान से। अब तो कुल मिलाकर मैं ये बता रहा था कि इसका तो कितना है, 0 है, जो भी आएगा इसका आएगा।
एक बार इस हाइड्रोजन उठा के इधर रख दिया और इसको उठा के इधर रख दिया, तो बताओ इधर जो भी वैल्यू आएगी वो इसी की आएगी, क्योंकि H का कितना है, 0 है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। इसका मतलब SH को तुमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, और अज्ञात को कहां रख दिया, कैथोड पे। तो बताओ इसका क्या निकालोगे, जो कैथोड पे रहेगा अज्ञात, बताओ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या निकालेगा यार, अपना अपचयन विभव निकालेगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेगा। ठीक है, और ये आया पॉजिटिव, किसमें आया ये, पॉजिटिव, धनात्मक। जो भी वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव में। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है, जो भी मान आया वो किस में आया, पॉजिटिव में आया। समझ में आ गई बात? कुल मिला के बात इतनी सी है कि मैंने एनोड पे किसको रखा, SH को रखा, कैथोड पे किसको रखा, उसको रखा जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेने वाले को देखे तो सारे के सारे वो किस में आए, पॉजिटिव में। कुछ जल्दी ले लेते हैं, कुछ लेट लेते हैं। जो जल्दी ले लेते हैं उनके लिए पॉजिटिव का मान ज्यादा आया, और जो लेट लेते हैं उनके लिए पॉजिटिव का मान कम आया। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी लेते हैं, ये अपचयन विभव क्यों लगा, क्योंकि अज्ञात में तुमने किसको रखा है, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। उनके मान को क्या बोला, अपचयन विभव मान। और अपचयन विभव मान हमेशा किस में आते हैं जी, पॉजिटिव में। या तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेंगे उनके लिए पॉजिटिव मान ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लेते हैं उनके लिए अपचयन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, अब तूने SH किसको बनाया, कैथोड को बना दिया, है ना। अब इसको क्या तुमने बना दिया, एनोड बना दिया। बताओ अगर तुम इसको एनोड बना दोगे तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीकरण विभव, इसका उल्टा। इसका मतलब क्या हो गया, तुमने यहां क्या रखा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहां क्या रखा था, कोई अज्ञात वाला, अननोन वाला। इसमें जो भी रीडिंग थी वो सारी रीडिंग किस में आई, बोलो, नेगेटिव में। समझ में आ गई होगी बात? तो बताओ यहां पर सारी वैल्यूज के मान कैसे आए, नेगेटिव में। इसका मतलब अपचयन विभव का अधिकतर वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, और ऑक्सीकरण विभव का अधिकतर वैल्यू किस में आता है, नेगेटिव में आता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी उतार लो। उतार लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब से सेल रिएक्शन लिखते हैं, देखो ध्यान से, मिटा दो इसको। देखो बहुत ही सिंपल है ना, आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या निकाला है। SH को 0 मान लिया, और उसके रेस्पॉन्स में जो ऑक्सीकरण वाले की तरफ रखा था, ऑक्सीडेशन वाले की तरफ रखा था, उनका नेगेटिव आ गया, और जो अपचयन वाले की तरफ रखा था उनका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखो, देखो सेल रिएक्शन लिखते हैं इनकी सबकी, सेल अभिक्रिया लिखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट में तुमने SH को कहां रखा था, बोलो। तुमने रखा था इसको एनोड पे, और अज्ञात वाले को, अननोन वाले को तुमने क्या रखा था, अज्ञात वाले को देखो, अज्ञात या अननोन लिख देना इंग्लिश में वाला, ठीक है, कैथोड पे रखा था। बताओ एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखो सबसे पहले इसके अंदर पीटी इलेक्ट्रोड आता है ना। एक बात जानना, गैस हमेशा इलेक्ट्रोड के पास रहती है, पीटी के बाद में अपने पास है यहाँ पे H2। समझ में आ गई बात? H2 जो है वो आपको क्या देगा, समझ में आ गई बात? और पीटी H2 आपको क्या दे देगा, H+। और बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बताओ ये क्या है, लवण सेतु, याद आया, सॉल्ट ब्रिज है। बताओ यहाँ पर मान लो मैंने कॉपर वाला लिया था, तो बताओ यहाँ पर कौन लिखेंगे, कॉपर 2+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर। अरे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बोलो ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक ही दे रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 लिख लो इसको, कोई बात नहीं, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचय। ठीक है, बताओ ये इसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आया था। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या कर लेंगे, SH को तुमने कहाँ रखा है, बोलो कैथोड पे, और इस बार तुमने अज्ञात को कहाँ रखा है, एनोड पे। अब मान लो अज्ञात पे मैंने जिंक लिया था, और यहाँ पे अज्ञात मैंने कॉपर लिया था, मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे, एनोड के बारे में, कि एनोड का कौन है, यहाँ पे जिंक है। बताओ Zn क्या देगा तुम्हें, Zn2+ देगा। क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज। अब एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H+ लेगा, अभी उल्टा हो जाएगा, H+,
H2 और ये Pt। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। तो इस तरह से सेल रिएक्शन लिखी जाती है। अब देखो एक कॉमन लिख दूं मैं, अगर मान लो इधर का लिखना है तो Pt और H2 तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये मेटल आयन लिख दूं क्या इसको, मेटल आयन है ना, मेटल आयन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेटल, और यहां पर क्या हो जाएगा ये मेटल और ये मेटल आयन, यहां पे कोई भी हो सकता है भाई, H प्लस H2 और ये Pt। समझ में आ गई क्या बात सभी को? चलो जी बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के जब हमें ये वाला लिखना हो, ऑक्सीकरण वाला लिखना हो, तो ये काम में ले लेंगे। अभी यहाँ पे कॉपर कोई भी हो सकता है और यहाँ पर जिंक की जगह कोई भी हो सकता है, तो एक ओवरऑल हमने लिख दिया। समझ में आ गई बात? इसकी वैल्यू हमेशा किसमें चली बताओ? अब चेन से तुमने निकाला किसमें चली, पॉजिटिव में, और इसका तुमने निकालो किसमें चली, नेगेटिव में चली। ठीक है, बैठा दे। चलो जी कर लें, आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं SHE के बारे में। चलो चलो एक एग्जांपल से वो बता ही देता हूं मैं, आखिर में वो निकालते कैसे है ना। लेकिन मैं SHE पढ़ाने के बाद में एक एग्जांपल समझा दूंगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं, क्यों जीरो मान कैसे निकाल रहे हैं। एक बार SHE समझ लो। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया कैसे गया, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। देखो किया क्या, हमने एक इस तरीके का एक कंपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एक प्लेटिनम की, इसकी प्लेटिनम की, उसके अंदर हमने प्लेटिनम की बिल्कुल एक फॉइल ले ली है ना, बिल्कुल पन्नी टाइप ले ली है ना। यहाँ पे ये क्या है, पीटी है, बिल्कुल पतली ली है ना, बिल्कुल फॉइल टाइप होती है। याद है अपन रदरफोर्ड को पढ़ा था, उसने गोल्ड की फॉइल ली थी है ना, गोल्ड की सोने की पतली पन्नी ली थी। उसने हमने किसकी पतली पन्नी ले ली, पीटी की, और उसको सॉल्यूशन डिप कर दिया। इस सॉल्यूशन में है HCl का विलयन, ठीक है, जिसकी सांद्रता है 1 है। कितनी सांद्रता है इसकी, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है ना, अब मैं कंपार्टमेंट में पूरा तैयार कर लेता हूं। देखो इस तरीके से मैंने एक और ये वायर, ठीक है, और इसके अंदर जा रही है H2 गैस। कौन सी गैस, H2। ठीक है, तो कुल मिला के एक चीज ध्यान रख लेना भाई, अपन ने जो इलेक्ट्रोड बनाया है पहले क्या है, प्लेटिनम, कौन सी गैस है, H2 गैस है, क्या देगी आपको ये H प्लस देगी, ठीक है। अब तुम देखो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं ये कौन सा है, ऑक्सीकरण वाला पार्ट है, अपचयन वाला पार्ट है, तो तुम क्या बोलोगे सर, देखो PtH2 क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, बताओ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये कौन सा पार्ट तुमने लिख दिया इसका, सेल रिएक्शन का, बोलो सेल रिएक्शन का कौन सा पार्ट लिखा है, ये तुमने ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिख दिया, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। और मान लो इसी सेल का मुझे अपचयन वाला पार्ट लिखना हो, अपचयन वाला पार्ट लिखना हो, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना हो, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, उल्टा क्या हो जाएगा, H प्लस H2 और ये Pt। समझ? एक बात ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा जो H2 गैस होती है वो कहां निकलती है, इलेक्ट्रोड पे निकलती है। ध्यान रखना, गैसेस हमेशा कहां निकलती है, इलेक्ट्रोड पे निकलती है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो और देखो यहाँ पे H2 गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, 1 वायुमंडलीय दाब ले रखा है, ठीक है। प्रेशर ध्यान रखना, इसका प्रेशर 1 atm ले रखा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा सेल बना लिया अलग से, कैसा, ये वाला सेल बना लिया मैंने। इस सेल में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड डुबा के रखा है। इस इलेक्ट्रोड में कौन है, प्लेटिनम है, बहुत ही पतली सी पन्नी ले रखी है, फॉइल ले रखी है, इसको डुबा दिया। सॉल्यूशन किसका है, HCl का है।
कौन सी गैस डाली है? H2 गैस। बताओ यहाँ पर जो भी गैस है उसका प्रेशर कितना है? 1 atm। जो भी यहाँ पे जो भी तुमने कंसंट्रेशन ले रखी है वो कितनी है? एक है, एक कंसंट्रेशन है, एक सांद्रता है, एक m है। समझ में आ गई बात सबको? इसको मैं क्या बोलता हूं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नोट्स में आपको इसका पूरा डेफिनेशन, पूरी थ्योरी दिख जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर मान लो मुझे इसको ऑक्सीकरण वाले पार्ट पे रखना है तो मैं ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, और मुझे इसको अपचय पे रखना है तो मैं इसको ये वाली लिखूंगा। समझ में आ गई बात? चलो ये इसको नोट करो आप लोग अच्छे से। कर लिया क्या? चलो जी, बढ़िया बात है। तो कोई मिला के आप ये भी लिख सकते हो, ये H प्लस का रहेगा सॉल्यूशन में, तो ये कितना है? 1 m। H2 गैस क्या है? 1 atm है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चल अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं कैसे निकाला था। देखो अब समझना ध्यान से। मैं गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, मैंने मान लो सेल बनाया ये वाला, ध्यान समझ लेना ना कैसे निकाला उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव। ये सेल बनाया, इसमें मान लो मैंने जिंक लिया। क्या लिया है? यहाँ पे जिंक। सॉल्यूशन किसका है? ZnSO4 का, है ना। यहां पर क्या किया मैंने? यहां पर मैंने अब हाइड्रोजन का ले लिया, बनाया था भी हाइड्रोजन का। ये Pt है, ये HCl है, ये क्या है? Pt है। ठीक है, बस तो इस तरीके से बना दिया था तुमने। और यहां से कौन सी गैस डाली थी तुमने? H2 गैस। और ये वायर, और इस वायर को मैंने एक ऐसे वोल्टामीटर से या गैल्वेनिक सेल से जोड़ दिया। ये पूरा गैल्वेनिक सेल बन गया, वोल्टामीटर से जोड़ दिया। ठीक है, ये वोल्टामीटर। अब देखो होगा क्या? रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी तो आप भी जानते हो कि भाई क्या होगा, बताओ फॉर्मूला क्या था? ई सेल इक्वल टू क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये था। ठीक है, अब क्या होगा? हम इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगी। Zn क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ले भैया Zn दे दिया, बताओ क्या बना लेगा? Zn2+। बीच में क्या आ जाएगा ये बताओ? ये सॉल्ट ब्रिज है, देखो ये सॉल्ट ब्रिज है। उधर कौन है? H+ क्या करेगा? ले लेगा, किसमें कौन जाएगी? H2 गैस में, और ये कहां चली जाएगी? Pt पे। हमेशा गैस को कहां लिखते हैं? इलेक्ट्रोड पे, ये बात ध्यान रखना। तो ये सेल रिएक्शन हो गई मेरी। अब इसका मतलब ये हो गया कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन है। देखो जब ये होगा तो यहाँ कोई ना कोई रीडिंग आएगी, कोई ना कोई रीडिंग आएगी। मान लो यहाँ रीडिंग आ गई, मैं देखो सपोज करके मान रहा हूं, ऐसा है नहीं, फिर भी मैं आपको सपोज करके रीडिंग मान लेता हूं। मान लो आ गई यहाँ पे -0.73। कितनी आ गई? चलो 0.73 मान लेते हैं। कितनी रीडिंग आ गई? 0.73। बताओ कैथोड पे कौन है? कैथोड पे ये, इसका कितना है? 0। माइनस इसका मुझे क्या करना है? निकालना है। बताओ निकाल सकते हो क्या? ये जानते हो, ये जानते हो, एक्स उधर लिया उसको उधर भेज दो। समझ में आ रही बात कैसे निकाला था? भाई इसका तो क्या मान लिया? 0। इस पूरे टोटल का कितना आया? ये आया। टोटल में से 0 घटा दो, जो भी आएगा उसका निकलेगा। और एक बार इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया। समझ में आ गया कैसे निकाला? तो इस एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकाला गया था। एग्जांपल लिखना मत, बस समझने के लिए होता है। ठीक है, मिटा दूं? आई थिंक आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो छोटा सा है, इसमें सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन अगर इसको समझेंगे नहीं तो अपना नहीं हो पाता। कोई बोर्ड में से कोई रिलेटेड कोई सवाल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एसएचजी के बारे में जरूर पूछता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे? तो मैंने क्या बोला, एक कंपार्टमेंट लेंगे, एक पात्र लेंगे। ठीक है, उसमें 1 m का कंसंट्रेट का 1 m का जो सांद्रता का विलयन भरेंगे, HCl भर दिया। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डुबाएंगे, प्लेटिनम की पतली पन्नी एक टुकड़ा डुबा के रख देंगे और H2 गैस डालेंगे। तो ये जो सेल बना है उसका प्रेशर कितना रखोगे? 1 वायुमंडलीय दाब 1 atm रखोगे। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, अब देखो आया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? क्या बोला? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलो? तो देखो बहुत ही सिंपल है। इसे बोलेंगे तो क्या बोला गया कि ठीक है, देखो आप इलेक्ट्रोड विभव निकालते हो तो आप किसी भी कंडीशन में निकालो, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, लेकिन जब मानक निकालोगे तो मानक के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई। क्या निर्धारित कर दी गई? कि उसके अंदर, उस इलेक्ट्रोड में, उस सेल में, मैंने कहा जो सेल है उसके अंदर जो भी मैटर हो, गैस फॉर्म में जो होते हैं, किस फॉर्म में? सारे मैटर कौन से? मतलब गैस फॉर्म वाले जितने भी हैं
उसके अंदर उनका एक कितना वायुमंडलीय दाब हो, एक एटीएम हो, एक वायुमंडलीय दाब हो उनका, ठीक है। जो भी तुमने मेटल ले रखा है, ठीक है, जो भी तुमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट काम में ले रहे हो, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर रिएक्टेंट होगा, जो भी क्रियाकारक और जो भी उत्पाद हो, कुछ भी हो, उन सबकी कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 m। समझ में आ गई बात सभी को। और टेम्परेचर कैसा हो, रूम टेम्परेचर की बात कर ली इसने, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर ली, 273 केल्विन की बात कर ली, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गई तो उस इलेक्ट्रोड विभव जो तुमने निकाला वो क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसको मैं दिखाऊंगा E0 सेल से। तो देखो इसको तुमने किससे दिखाया था, E सेल से। इसको तुमने किससे दिखाया, E0 सेल से। समझ में आ गई बात, उतारो, ठीक है, लिख लो। और जो टेम्परेचर हो वो कितना हो, 298 केल्विन। अगर ये सारी कंडीशन रख दी जाए सेल में तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब एग्जैक्ट निकाला गया है भाई, E0 सेल। देखो ई सेल निकालना सीख गए, बताओ ई सेल बराबर क्या होता है, बोलो सभी लोग, ई सेल बराबर क्या होता है, बोलो। ई एनोड लिखूं या कैथोड लिखूं, बोलो कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, बता दिया। ई नोट से निकालोगे, ई नोट क्या हो जाएगा, इनके ऊपर ई नोट लग जाएगा, और तो क्या है, ठीक है। चलो बता दो फटाफट, चलो हो गया, मिटा दूं, ठीक। चलो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, है ना। देखो एक तो छोटा टॉपिक है, विद्युत वाहक बल। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में वैसे, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। चलो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो एक टॉपिक लिखा मैंने, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इसको हम ई से दिखाएंगे, है ना, केवल ई से दिखाएंगे इसको, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या, देखो बहुत ही सिंपल फोर्स है, इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। आपको पता, हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था। और गैल्वेनिक सेल में एक बात जानते हो कि यार जब वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देते और लेते हैं तो आप जानते हो पोटेंशियल पैदा होता है, विभव पैदा होता है ना। तो इस विभव के कारण एक फोर्स पैदा हो जाता है, उस फोर्स को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब ये होगा किसमें, ये उनमें होता है जिनमें रिएक्शन दो तरफ चलती है, जिसके अंदर उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। समझ में आ गई बात। मैं वापस दोहरा रहा हूं, ऐसा गैल्वेनिक सेल, ठीक है, मैंने ऐसे गैल्वेनिक सेल की बात की जिसके सर्किट को मैंने खुला छोड़ दिया, ठीक है, उसमें जो पोटेंशियल आ रहा है, उसके कारण जो फोर्स पैदा हो रहा है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, वही फोर्स क्या कहला रहा है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो होता क्या है, एक रिलेशन आता है, एक रिलेशन है, एक संबंध की बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है जी। देखो होता क्या है, अगर एक सेल की बात करो तो एक सेल में वर्क कैसे होता है, तो सेल में सिंपल जो वर्क होता है वो इस तरीके से होता है, NF, ये सेल में वर्क दिखाता है। वर्क का मतलब क्या हो गया भाई, N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, F समझ के फैराडे कितने कूलाम, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई बात, वही मेरा क्या है, वर्क है, ठीक है ना। क्योंकि वर्क में आप जानते हो फोर्स का होना बहुत जरूरी है, और फोर्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे E कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है जी। तो देखो अगर आपने 11th का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो आपने एक चीज बताई होगी आपको कि W इक्वल्स टू हम लिखते हैं माइनस डेल्टा जी। क्या मतलब हुआ, क्यों लिखा इसको मैंने माइनस डेल्टा जी, क्योंकि देखो यहां पर सेल, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो अपने आप काम करते हैं,
ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसे होते हैं जी, अपने आप काम कर रहे हैं। अगर जो चीज अपने आप काम करती है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि मेरा सेल कैसा स्पॉन्टेनियस है, स्वतः काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, स्वतः काम कर रहा है। तो मेरा सेल कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। इस बात का ध्यान रखना, कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस सेल होने के कारण डेल्टा जी का वैल्यू किस में आता है, नेगेटिव में। ये थर्मोडायनेमिक्स का रूल है जो अभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डेल्टा जी के बीच में ये रिलेशन अभी आपको याद रखना है। मैं वापस दोहराता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या, गैल्वेनिक सेल में जो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, वही क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं रिलेशन की बात करूंगा, ई और डेल्टा जी में क्या रिलेशन होता है। ई मेरा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई सेल नहीं लिखा है, ई लिखा है। डेल्टा जी क्या है, मेरा गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी है। तो मैं जानता हूं कि किसी सेल में वर्क करवाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू NFE होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी किस में होगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि गैल्वेनिक सेल अपने आप काम करता है। एक बार आपने इलेक्ट्रोड जोड़ दिए तो अपने आप काम करेगा, आपको उसके अंदर कुछ नहीं करवाना है। तो स्वतः है और स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गई बात। चलो जी, अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसके डेल्टा जी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE आ गया, ठीक है जी। अगर मैं स्टैंडर्ड डेल्टा जी की बात करूंगा, डेल्टा जी नॉट की बात करूंगा, क्या आ जाएगा, माइनस NFE नॉट। और याद आया क्या, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डेल्टा जी नॉट क्या, जो स्टैंडर्ड पे हो, 298 केल्विन पे हो, वो डेल्टा जी होगा। तो दोनों फॉर्मूले आप लोग याद करना, ठीक है। अब बात आई कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाले कैसे, कि सर ये फॉर्मूला निकाल दो, लेकिन फॉर्मूले में दिक्कतें बहुत आने लगी है। कभी कोई मान नहीं मिल रहा है ना, कभी डेल्टा जी हुआ तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करने के अलग मेथड है। तो क्या किया गया, एक इक्वेशन आई, उस इक्वेशन का नाम है नन्स इक्वेशन। अब हम बात करेंगे नन्स इक्वेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। चलो नोट करो, चलो हो गया यहां तक। चलो आगे बात करते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो नन्स इक्वेशन की बात करते हैं, है ना। नन्स ने क्या किया था, कैसे इसने रिलेशन दिया था, देखो समझो ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं नन्स की, नन्स इक्वेशन। इसके माँ बाप इसका नाम ऐसे ही रखा है भैया, नन्स समीकरण। देखो इसने क्या किया था, इसने पहली बात, इसने विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, अब इसको शॉर्ट में लिखूंगा, विद्युत वाहक बल ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF निकालने का तरीका बताया था कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप इसकी गणना कर सकते हो। तो इसने क्या किया, दूसरा पॉइंट करते हैं, इसने टेम्परेचर प्लस EMF, ठीक है, और जो भी कंसंट्रेशन थी, जो भी सांद्रता थी, सांद्रता किसकी, जो भी तुम क्रियाकारक या उत्पाद ले रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, क्रियाकारक, और मैं लगा रहा हूं यहां पर ये क्या होता है, ये सक्रिय द्रव्यमान है ना, एक्टिव मास, प्लस उत्पाद। समझ में आ रही बात। इनके बीच में इसने क्या किया, एक रिलेशन दिया, एक संबंध स्थापित किया, जिसे वो क्या बोला जाता है, नन्स इक्वेशन बोला जाता है, नन्स समीकरण बोली जाती है। समझ में आ रही है यहां तक बात। देखो इसने कैसे किया था ये सब चीजें, तो देखो आप इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो मान लो कोई एक रिएक्शन, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा। चलो समझो ध्यान से, मान लो कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किसमें है ये, गैल्वेनिक सेल में।
तो एक ऐसा गैल्वेनिक सेल बनाया जो कैसा है, उत्क्रमणीय प्रक्रमक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक किसमें निकाला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में निकाला जाता है। तो मान लो ये कोई रिएक्शन है, Na प्लस Nb, इसको N1 बोला, इसको N2 बोला, इससे बन रहा है N3C प्लस N4D, ठीक है। और एक ऐसी रिएक्शन है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको याद हो तो मैंने आपको 11th क्लास में या आप लोगों ने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, और वहां पे K निकालना सीखा होगा। उस K को याद करो, मैंने Q बोला था। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम निकालना है, Q निकालना है, तो ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला कौन है, C N3, यहां कौन है, D N4, नीचे वाला कौन है, Na N1, और कौन है, Nb अपॉन N2, ठीक है। ये क्यों निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से उष्मागतिकी के अनुसार यहां पर हम बात करते हैं डेल्टा जी की, है ना। डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K बोल दो या RT ln Q बोल दो। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कैसा है, क्यों है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे थर्मोडायनेमिक्स में बताया तो मैंने ये लिख दिया, क्योंकि 11th क्लास में आता है, और 11th क्लास में फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया गया था। कोई बात नहीं आता तो आप इतना ही याद रखो, क्योंकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर ln Q का वैल्यू तुम जानते हो कितना है, Q है, ये लिख दो। यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln, क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C N3, यहां पर क्या है, D N4, नीचे क्या है, Na, सॉरी यहां पर A लिख देना, सॉरी A कर देना, सॉरी यहाँ A कर देना ना, A है ना, यहाँ पे A कर देना, B कर देना, सॉरी ये A और B कर देना, ठीक है। स्मॉल में लिखा है, आप कैपिटल में कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये B क्या है, N2, ठीक है, सुधार लेना उसको एक बार ना। चलो अब आप जानते हो डेल्टा जी बराबर क्या लिखा था, बताओ, माइनस NFE, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट बराबर क्या था, माइनस NFE नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या था, माइनस NFE नॉट, ठीक है, लिखवाया था। क्या मैं वैल्यू को पुटअप कर दूं, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, माइनस NFE इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट, ठीक है, प्लस RT ln। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, शॉर्ट में देता हूं N3 प्लस N4, नीचे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इस पूरे को मैं क्या बोल देता हूं, N बोल देता हूं, है ना, इस पूरे को मैं N बोल देता हूं, N, और नीचे वाले रिएक्टेंट को मैं क्या बोल देता हूं, M बोल देता हूं। समझ में आ गई बात। N क्या है यहाँ पे, N1 N3 ये लिख देना अपन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया, तो शॉर्ट में चलाएंगे अपन। तो ऊपर क्या है, प्रोडक्ट, नीचे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनकी पावर में जो भी स्टोइकियोमेट्री में होता है उसको अपन ऊपर लिखते हैं, जो भी आगे होता है ना उसको अपन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलो देखो इसके बाद में क्या करेंगे, चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, चलो एक बार देख लो फिर नोट कर लेना। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन आई नंबर 1 बोल दिया, इस इक्वेशन को मैंने NF से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, NF से डिवाइड कर, NF का भाग लगा दिया इस पूरी इक्वेशन में। डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस NFE अपॉन NF इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट अपॉन NF, ठीक है, दिख रहा है। चलो प्लस RT ln, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ये N, ये कितनी है M, लास्ट में पूरा खोल देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर किसका डिवाइड कर दिया, NF का कर दिया। क्या बताओ कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, आराम से कटेगा, दिक्कत ही नहीं है, ये लो कट गया। बाकी बचे हुए को लिख दो, बताओ क्या बच गया, देखो इधर, इधर बच गया आपका माइनस E इक्वल्स टू माइनस E नॉट प्लस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
N और यहाँ ये M। समझ में आ गई बात? बताओ क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? देखो माइनस उधर भेज दूं, क्या जाएगा? E इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन N और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन M। समझ में आ रही सबको यहाँ तक बातें? ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। अब आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? ln को किस में कन्वर्ट कर दो? लॉग में। जैसे तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे, बताओ क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF और जैसे तुम एनुअल लॉग में करो क्या आएगा? 2.303 RT अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये क्या है? M और ये क्या है? N। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? चलो जी ठीक है। तो देखो हमने एक इक्वेशन निकाल दी है, यही क्या कहलाती है? नर्न्स इक्वेशन। चाहो तो अब इसको उठा के सीधा यहां रख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो कर लिया क्या? नोट करो फटाफट। चलो हटा दो उसको मैं, चलो हमें मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो तुमने क्या इक्वेशन निकाली, देख लो क्या निकाली, बोलो। E इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये किसमें या क्या है? N और ये M। ध्यान रखना सॉलिड आ जाए, सॉलिड मान लो ये मेटल और कोई सॉलिड फॉर्म में आ गया। देखो मेटल क्या है? सॉलिड फॉर्म में, तो इसकी इकाई एक इकाई होती है, कंसंट्रेशन कितनी होती है? एक मानी जाती है। ठीक है, अगर यहाँ कोई मेटल आ गई तो कितना मानोगे? एक। अगर आयन है तो आयन की कुछ ना कुछ लिखी जाएगी। तो मेटल अगर सॉलिड स्टेट में हो, कौन सी फॉर्म में हो? सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसको कितना माना जाता है? एक माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पर सरल करते हैं इसको और इजी कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 2.303 R और T अपन F को 25 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब T का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, R का वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, फैराडे एक फैराडे का 6500 होता ही है ना। देखो जब ये वैल्यू रखते हैं हम लोग तो एक इसको सरल करने का फॉर्मूला आता है 0.0591 अपॉन N। तो आप सीधा ये लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है इसका कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ चीज कर गई है तो आप सीधा ये फॉर्मूला बना के लिख देना, E इक्वल्स टू T नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N और ये कितना है? N है। तो ये क्या कहलाती है? नर्न्स इक्वेशन। ये इक्वेशन कब काम में लोगे? जब टेम्परेचर कितना दिया हो? टेम्परेचर कितना दिया हो? 25 डिग्री सेल्सियस और कोई अदर दे दिया हो तब ये तो है ही ये वाली। तो मेन तो ये वाली है और 25 डिग्री सेल्सियस दिया तो सीधा क्वेश्चन में याद रखो ना, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? चलो मैं एक इक्वेशन गैल्वेनिक सेल का मैं आपको लिख के देता हूँ कैसे ये लिखी जाती है नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट करो फिर मैं लिखता हूँ। चलो उतार लिया आप लोगों ने? चलो उतार लो। हो गया? चलो पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो। है बस खत्म होने वाला ही ये इफेक्ट, बस एक कॉलराउस इफेक्ट और बचा हुआ है, फिर बस खत्म। 1 घंटे क्लास और है, 1.5 घंटे क्लास और मान लो, बस फिर खत्म। बढ़िया, फिर मजे करेंगे, फिर है न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। देखो जी न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी है ना क्वेश्चंस का, देखो मैंने टेस्ट चला दिया। मैं आपका टेस्ट लूंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह दूंगा, आप पहले सॉल्व करना, नहीं हुआ फिर मैं करवाऊंगा। क्लास में नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? मजा नहीं आता, फिर तुम क्या दिमाग लगाओगे? सब कुछ मैंने करवा दिया तो है, सर आपने तो करवाया नहीं। डीओएफ ब्लॉक चल रहा है, ध्यान रखना डीओएफ ब्लॉक का टेस्ट है संडे को। है खूब सवाल दूंगा बेटा। हाँ आधे घंटे का टेस्ट है, पूरा चैप्टर पढ़ के रखना। देखो ईमानदारी से पढ़ो ना, मैं क्या बोलूं, तुम बच्चे थोड़ी ना है बच्चों को बोला जाता है, तुम तो बड़े हो गए हो। चलो मिटा दूं क्या मैं इसको? अब देखो मान लो कोई गैल्वेनिक सेल दे दिया आपने, याद हो तो गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा था, एक सेल क्वेश्चन मान लो ये दे दिया। ये जिंक किसमें सॉलिड होती है जानती हो? कॉपर भी क्या होती है? सॉलिड होती है। ये क्या होते हैं? सॉल्यूशन में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं।
देखो जी, अब इसका मुझे नॉन इक्वेशन लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू ई नॉट, तो फॉर्मूला वापस यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, अब देखो प्रोडक्ट में कौन है, Zn2 प्लस, आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं, एक ही है, तो n का मान कितना है यहाँ पे, एक ही है। ऊपर देखो प्रोडक्ट और है क्या है, कॉपर है, कितना है ये भी एक है। नीचे बताओ कौन है, बोलो रिएक्टेंट कौन है, ये रहा Zn, और कौन है जी, कॉपर 2 प्लस। और अभी भी बताया Zn और कॉपर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, देखो कॉपर भी क्या है, सॉलिड, और जिंक भी क्या है, सॉलिड, तो इसलिए इनका वैल्यू कितना होता है, अब इसकी बात करोगे है ना, एक होता है। सॉलिड का वैल्यू कितना रखते हैं, एक, क्योंकि सॉलिड बहुत ज्यादा होता है, दिखाई देता है, इसलिए एक मान लेते हैं। उसी क्या निकालना, उसको तो मैं वेट करके निकाल सकता हूँ, है ना, आयंस थोड़ी वेट करके निकाल सकते हो, इसलिए सॉलिड को कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक होता है इसका, कितना भी हो 100 200 कितना भी हो, एक मान लो बस सबका। चलो जी, तो बताओ क्या जिंक को कॉपर लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्या आ गया बताओ, E इक्वल्स टू लॉग, ऊपर क्या बच गया बताओ, Zn2 प्लस, नीचे क्या बच गया, कॉपर 2 प्लस, सॉरी अंदर लिखेंगे कॉपर 2 प्लस, है ना, अंदर कॉपर 2 प्लस। समझ में आ रही बात सभी को, आराम से आ गई है। तो ये किसका लिख दिया तुमने, नॉन इक्वेशन इसका, और तुम जानते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे आगे इसको तुम क्या बना देना, 0.0591। समझ गए सभी चीजें। आर तो तुम जानते हो कांस्टेंट होता है ना, गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 8.314 होता है, 0.0831 भी होता है ना, कैलोरी में भी अलग होता है, जूल में भी अलग होता है, लीटर एटमॉस्फेयर में भी अलग होता है। तो मुझे मतलब नहीं, एग्जाम में बड़ा लिखा देगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से कर देंगे। तो क्या आपको नॉन इक्वेशन समझ में आ गए सभी को, ठीक है, और नॉन इक्वेशन लिखना भी सीख गए ना, तो कुल मिला के प्रोडक्ट के आयन अपॉन रिएक्टेंट के आयन, तो हमेशा आयंस को लिखा करो, सॉलिड को मत लिखा करो। आई थिंक आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। देखो जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने को आई है ना, अब मैं आपका एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा बायोमोलिक्यूल का। वैसे तो मैं केमिकल काइनेटिक पढ़ाने वाला था, रासायनिक बलगतिकी पढ़ लेंगे, या फिर मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दूंगा जो थोड़ा सा आपके लिए भी लेंथी हो जाता है। जो बायोमोलिक्यूल बड़ा चैप्टर है, ज्यादा नंबर का है, 4 नंबर का, ये चैप्टर भी 4 नंबर का है, तो 4 नंबर वाले मैं पहले कवर कर रहा हूँ। डी ब्लॉक 3 नंबर का है, बहुत आसान सा, ये 4 नंबर का चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल भी 4 का, सबसे बड़ा चैप्टर बायोमोलिक्यूल का। तो उसकी क्लास रहेगी 2 घंटे 1.5 घंटे, है ना, कभी कोई 2.5 घंटे की क्लास भी होती है, ये सब मार डाल हो गया। तो दिन में एक ही क्लास देता हूँ, है ना, देखो आराम से आप देख सकते हो। फोन मैं भी ये नहीं कहता कि आप पूरा 1 घंटा रेगुलर देखो, आराम से पहले आधा घंटा देख लो, फिर आधा घंटा देख लो। लेकिन नैम रिएक्शन का जरूर पढ़ लेना। नैम रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट मैं डाल दूंगा, संडे तक शायद हो जाएगा मेरा, संडे या मंडे तक, या 21 या 22 तारीख को मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, ऑल द बेस्ट, उतारो उसको फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार है ना, क्या पता वो आज ही आ जाए या कल आ जाए। हो गया, ओके बच्चों।